हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जैसे कि इस चैप्टर का नाम से ही आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बात होने वाली यूनिट्स की। जैसे अभी तक भी हमने काफ़ी बार फिजिक्स के अंदर हम यूनिट्स वगैरह के बारे में बातें करते हैं, अलग अलग चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे यूनिट होती क्या चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी तक पढ़ी है ना कि इससे पहले की क्लासेस में भी तुमने पढ़ा होगा कि यार ये आंसर आ गया, इसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है ऐसे करके। तो यूनिट कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट्स के बारे में हमको बात करनी है और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कैसे किया जाता है उनके बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। अब यहाँ पे पहले तो ये जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको मैं मेज़र करने की यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में है क्या चीज़ वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। इसके अगर किसी को भी यहाँ पे नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर को। देखो, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है, पहली बात तो वो होती ही क्या है, मतलब उसके बाद में बात होगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जैसा कि यहाँ पे अपने पास में बता रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके। यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको नापा जा सके। अब ऐसा नहीं कि तुमने किसी ने बोल दिया कि भाई बाबू मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ऐसे करके, तो बहुत नाप लिया जी मैंने। तो अब ऐसा तो नहीं बोलता ना 2 किलो प्यार करता हूँ, 4 किलो प्यार करता हूँ, वैसी बात है। तो क्योंकि उस क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे। और विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली बात है हर एक चीज़ को नापने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर लेंथ नापनी है तो हमारे पास में कोई स्केल होना चाहिए उसको नापने के लिए। मास को मेज़र करना है तो ऑब्वियसली बात है मास को मेज़र करने के लिए कोई वेइंग स्केल होना चाहिए यहाँ पे। तो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बनाए होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेज़र किया जा सके उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो वो अपने पास में यहाँ पे होगा एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जैसे कि इसमें आगे लिखिए कि जो कि लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को भी डिस्क्राइब करे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जो फिजिक्स है उसके अंदर बहुत सारे लॉज डिफाइन हो रखे हैं। तो अगर कोई चीज़ फिजिकल क्वांटिटी तभी कहलाएगी अगर वो उन लॉज को फॉलो भी करती है वहाँ पे। तो बहुत सारे लॉज है फिजिक्स के अंदर, जो कि ऑब्वियसली बात है क्लास 11th में क्लास 12th में पूरी जो जर्नी चलेगी उसके अंदर ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उन लॉज को जो डिस्क्राइब करे उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने पास में, कि जो फिजिकल वर्ल्ड को भी डिस्क्राइब करे, मतलब वो हमको फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में होती है वो दो चीज़ों से यहाँ पे टोटल मिलके बनी होती है। जैसे सबसे पहले एक तो यहाँ पे क्या लिखा है कि न्यूमेरिकल जो वैल्यू है अपने पास में उससे मिला के बनी होगी, और दूसरा होता है अपने पास में यहाँ पे यूनिट्स, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दो चीज़ होती है। अब इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अपने पास में कोई सामान है जो कि 100 किलोग्राम का अपने पास में यहाँ पे कोई सामान है। अब अगर 100 किलोग्राम का हमारे पास में कोई भी यहाँ पे अगर सामान है तो इसमें एक चीज़ समझो, दो चीज़ें यूज़ हो रही है, एक है 100 और एक है किलोग्राम। अब जो 100 है वो नंबर, वो तो क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है। तो वो तो यहाँ पे अपने को क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। और नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे जो बाद में जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको हम बोलते हैं यूनिट, क्योंकि भाई हो सकता है तुमने बोल दिया 100, पर 100 क्या भाई, 100 किलोग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। तो उसके आगे उसकी यूनिट को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों को मिला के बनती है। पहली चीज़ हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज़ अपने पास में हो गई उसकी यूनिट। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज़ भी अपने पास में यहाँ पे टोटल 3 तरीके की होती है। सबसे पहले अपने पास में आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर आता है अपने पास में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके हमको पढ़ना है डिटेल में। डिटेल तो क्या, छोटे छोटे से टॉपिक है उनको यहाँ पे पढ़ना है अपने को। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। सबसे पहली जो क्वांटिटी है, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। अब ये ऐसा स्टेटमेंट से भी समझ नहीं आएगा, इसको हम अंदर थोड़ा सा और जाके डिटेल में पढ़ते हैं तब ज़्यादा ये बढ़िया समझ आ रहा होगा यहाँ पे। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, हमारे पास में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि भाई टोटल ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ को मेज़र करेंगे वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से या इन्हीं को कुछ जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ ऐसा करके देन इनको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। तो यानी कि ये 7 वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो कि हमने क्रिएट करी। उसके बाद बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो इनके मेल जोल से ही मिला के कुछ तो वहाँ पे बनी है।
एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ये ज़्यादा बढ़िया समझ आएगी वाली चीज़ें। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन है, जैसे मास हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ अगली वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पे, टाइम अगली फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, करंट अगली फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई अपने पास में। अच्छा, मास का पहली बात तो सिंबल यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो एम यूज़ करते हैं, और उसके बाद में मास की जो एसआई यूनिट है, साथ साथ हम इनकी एसआई यूनिट भी पढ़ रहे हैं। देखो ऐसा यूनिट क्या है अपने पास में, एक स्टैंडर्ड यूनिट है बस यहाँ पे, और उसी को मतलब अभी थोड़ा आगे जाके भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर बेसिकली क्या होता है, एसआई यूनिट हर एक चीज़ को नापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। मास को ही मेरे को नापना है तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, पर एक होता है ना कुछ एक स्टैंडर्ड यूनिट कि भाई जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है मतलब, है ना। और वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि यार स्टैंडर्ड तो इसमें ही नापेंगे मतलब, तो वही चीज़ को हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो थोड़ा आगे जाके डिटेल में अभी इसको डिस्कस करना ही है नेक्स्ट वाली स्लाइड में। पर अभी फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम यहाँ पे किलोग्राम में नाप रहे होते हैं। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको मीटर में नापते हैं। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको सेकंड में नापा जाता है। करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको एम्पेयर में नापा जाता है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको केल्विन में नापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का तुमने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग अमाउंट होता है, ये 2.5 मोल, ये 5 मोल, ये ऐसे करके। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको नापा जाता है मोल्स के अंदर। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी लाइट अगर प्रेजेंट होती है तो लाइट की अपनी एक इंटेंसिटी होती है, जिसको तुम ये बोल सकते हो लाइट की अपनी एक चमक है मतलब। तो वही जो चमक है वो कितनी है मतलब, तो उसको उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक 9 वॉट का बल्ब है और एक 20 वॉट की अगर ट्यूबलाइट है, तो 9 वॉट के बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होगी, ऑब्वियसली बात है, एज़ कम्पेयर टू एक 20 वॉट की जो ट्यूबलाइट है उसके कंपैरिजन में। तो यानी कि ये अपने पास में इंटेंसिटी का आइडिया है, क्योंकि भाई 20 वॉट का बल्ब या ट्यूबलाइट अगर कुछ भी है वो ज़्यादा रोशनी दे रही होगी ना वहाँ पे, इस वजह से। तो ये रीज़न है उसका। अब देखो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा कोई भी अगर और कोई क्वांटिटी होगी तो पक्का इन 7 को मिला के बनी होगी। कभी मीटर ले लिया और उसमें कुछ और सेकंड को मिला लिया ऐसे करके, तो इनके कॉम्बिनेशन से ही वहाँ पर वो बनी हुई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। ये अभी दिखाया था ना यहाँ पे ऊपर की तरफ पे, यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो अपने पास में थी, तो इनके बारे में हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे बात करते हैं। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के ऊपर। ये वो क्वांटिटीज़ है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। नाम से ही पता चला डिराइव, डिराइव मतलब कोई चीज़ किसी से बनी हो, मिलके बनी हो किसी चीज़ से। तो डिराइव्ड मतलब किसी से डिराइव होकर आई है, ये खुद से ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो यानी कि इनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज़ अपने पास में क्या है, यानी कि अब यहाँ पे ये अपने को ये बड़ा सा ये जो पूरा का पूरा ये एक पूरा ये चार्ट टाइप का जो दिख रहा है, ये पूरा डिराइव क्वांटिटीज़ का चार्ट है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अलग अलग क्वांटिटीज़ है अपने पास में यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वैसे तो हमने डिस्टेंस लेंथ को वहाँ पे डिफाइन किया है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है। तो वो एक लेंथ प्लस उसके साथ में डायरेक्शन इंक्लूड होके वो एक डिराइव क्वांटिटी हो गई। एरिया हो गया, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देख रहे हो 2 मीटर यानी कि 2 लेंथ्स को मिला के बना है। तो यानी कि कोई नया कुछ नहीं है, पुराना वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ हमने पढ़ा था उसी को मिला के ये बना हुआ है। वॉल्यूम होता है अपने पास में मीटर क्यूब, तो देखो 3 मीटर को मिला के बना है। स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मीटर पर सेकेंड बन गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास में नहीं, नीचे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे अपने पास में, जैसे फोर्स की एसआई यूनिट की बात करें तो न्यूटन होती है, और न्यूटन तो एज अ साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए वो नाम वहाँ पे रखा गया। पर अगर वैसे देखा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख रहे हो किलोग्राम मास की, वो मास हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी में। मीटर यानी कि अगेन लेंथ का हमने पढ़ा था, और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का हमने पढ़ा था। तो देख रहे हो 3 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, उनके कॉम्बिनेशन से ये फोर्स की जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ये यहाँ पे बनाई गई है। तो इस तरीके से अपने पास में यहाँ पे अलग अलग जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं ये इस तरीके से बनाई जाती हैं। अब ऐसे नीचे बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो जितना तुम पढ़ते रहोगे उतनी क्वांटिटीज़ निकल के आती रहेंगी, तो इनकी तो कोई ऐसे लिमिट है नहीं है, तो चलती रहेंगी मतलब। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी वो अपने पास में 7 होती हैं। तो ये अभी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो अपने पास में जो क्वांटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की थोड़ी कहानी पे आए अगर, देखो हुआ क्या अपने पास में यहाँ पे हमारे पास में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन कर दी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिफाइन कर दी।
एक चीज़ समझो, फिजिक्स के अंदर अभी तो फिलहाल तो अभी ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स के आगे के तुम चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यार फिजिक्स के अंदर ना एंगल्स का बड़ा रोल है एक्चुअल में। जैसे अभी तक हम इससे पहले की जो क्लासेस होती थी उसके अंदर अगर हम बात करें डायरेक्शन के बारे में, तो हम डायरेक्शन कैसे देते थे वहाँ पे कि जी ये पॉजिटिव है इधर को और पीछे को नेगेटिव है, या इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, कहानी खत्म, या फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे डायरेक्शन देते हैं। पर क्लास 11th की जो फिजिक्स है, क्लास 12th की जो फिजिक्स है, उसके अंदर ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ पर हम डायरेक्शन देते हैं एंगल्स के हिसाब से कि अरे वो एक बंदा यहाँ को जा रहा है, दूसरा बंदा ना उसके 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे जा रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन है कि इस बंदे के साथ ये 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे कहीं जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होती है। यानी कि अब एक चीज़ समझो, डायरेक्शन जिस इंपॉर्टेंट चीज़ से दी जा रही है, हमने इस इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया, यानी कि एंगल्स के बारे में तो बात ही नहीं हुई। इसीलिए जो क्वांटिटीज़ अभी बच गई, जैसे कि मैंने बात करी एंगल्स के बारे में, तो अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को और डिराइव क्वांटिटीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे अपने पास में क्या आती है, सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे आती है अपने पास में। यानी कि अब आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो हमारे पास में 2 टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। एक अपने पास में है एंगल, ठीक है, जिसको कि हम नॉर्मल एंगल बोलते हैं, तो उसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। तो एंगल यानी कि जैसे तुमने देखा होगा कि नॉर्मली यहीं पे अगर हम बनाए, एक हमने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसे करके एंगल बना दिया, मान लो अब यहाँ पे बीच में ये एंगल है इस तरीके से, तो ये नॉर्मल अगर मैं प्लेन वे मतलब एक स्क्रीन के ऊपर या फिर कोई वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर एक नॉर्मल एंगल बनाओ तो उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि भाई वो 2D फिगर है, मतलब तो इस वजह से क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। तो 2D फिगर में जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। यहाँ पे अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जैसे कोन देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वो बर्थडे कैप्स होती है। अब बर्थडे कैप का वो जो कोन का ऊपर टॉप का जो एंगल है वो एक्चुअल में क्या है, वो कोई 2D एंगल नहीं है, वो एक 3D एंगल है। तो क्योंकि वो 3D एंगल है इसीलिए ऐसे एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो यानी कि अब से ये भी क्लियर हो गया, 2D एंगल को हम क्या बोल रहे होंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, और 3D एंगल को हम क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे, सॉलिड एंगल यहाँ पे बोल रहे होंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे पास में चीज़ें हैं वो यहाँ पे चलेंगी। प्लेन एंगल को नापने के लिए जो उसकी यूनिट यूज़ होती है वो हम रेडियन यूज़ करते हैं। अब कोई ये मत सोचना कि यार डिग्री यूज़ करते थे एंगल के लिए, तो डिग्री यूज़ करते हैं लेकिन वो कोई यूनिट SI यूनिट या फिर वो कोई स्टैंडर्ड उसकी यूनिट नहीं है, मतलब इसीलिए यहाँ पे जो प्लेन एंगल है उसको हम मेज़र करते हैं यहाँ पे रेडियंस के अंदर, और जो सॉलिड एंगल है उसको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं स्टी रेडियन के अंदर। रेडियन का सिंबल है RAD और स्टी रेडियन का SD, ये अपने पास में इनके सिम्बल्स भी हो गए। अब वैसे अगर देखा जाए क्लास 11 तक क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर रेडियन खैर रेडियन का फिर भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत यूज़ आ सकता है, बहुत रेयर लेकिन, और स्टी रेडियन का तो भाई भूल ही जाओ, मतलब वो तो आने का ही नहीं है, मतलब तो स्टी रेडियन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, देखो सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके पास में यहाँ पे यूनिट तो है, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियन है तो रेडियन की यहाँ पे अपने पास में यूनिट तो है, लेकिन और स्टी रेडियन जो है वो यूनिट तो है, पर इसकी यहाँ पे अपने पास में कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ ये जो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट तो होती है पर उनके पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होती अपने पास में। तो इस तरीके से अपने पास में हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अर्लियर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर कोई, क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतना इंटरकनेक्टेड नहीं थे जो भी कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे, तो हर कंट्री या कंट्री भी क्या, कंट्रीज़ के अंदर जो वो स्टेट्स होते थे, स्टेट्स में चलता था उस टाइम तो राजा महाराजा वाला वो हिसाब चलता था। तो वहाँ पर क्या होता था, हर स्टेट में या हर कंट्री में मान लो अलग अलग अपनी यूनिट्स वो यूज़ करते थे, जिसको जो सही लगा वो वहाँ पर वो यूज़ कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे पहले बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज़ होती थी, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, एक हमने क्वांटिटी स्टैंडर्ड बना दी है कि भाई अब सब लोग इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया कि अगर हम सब लोग अपना अलग अलग क्वांटिटीज़ अगर यूज़ करने लगे तो भाई साहब यहाँ तो अलग ही जंग छिड़ जाएगी, कोई कुछ नाप रहा है कोई कुछ नाप रहा है, अलग ही चल रही है मेजरमेंट। तो इसी वजह से पर फिर भी थोड़ा हमको पुरानी यूनिट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अर्लियर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। अब अर्लियर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहला आता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS के में क्या था, CGS एक सिस्टम ऑफ यूनिट था जिसके अंदर लेंथ को नापते थे सेंटीमीटर के अंदर, मास को नापते थे ग्राम में, और टाइम को नापते थे वहाँ पे सेकंड में। तो ये होता था वहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं FPS के बारे में। FPS होता है फुट पाउंड सेकंड, मतलब लेंथ को नापेंगे फीट में और उसको मास को नापेंगे पाउंड में और टाइम को नापते हैं सेकंड में। ये हो गया। फिर है MKS सिस्टम। MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, तो यानी कि लेंथ को नापेंगे यहाँ पे मीटर में
मास को नापेंगे किलोग्राम में और यहाँ पे टाइम को नापेंगे सेकंड में। यानी कि टाइम को तो सब में सेम उसमें नाप रहे हैं सेकंड में, पर बाकी काफ़ी ज़्यादा ये यूनिट्स है, मतलब वहाँ पे उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, मतलब यहाँ पे तो ये चीज़ होगी ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आज के टाइम पे ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं फॉलो होता एज अ स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूँ, हाँ नॉर्मली तो कोई भी कर सकता है, बट एज अ स्टैंडर्ड ये फॉलो नहीं होता। तो अब आता है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कि भैया अभी का बताओ कि अभी कौन सा सिस्टम ऑफ जो यूनिट है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा होता है। देखो अभी के टाइम पे यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई। अब लिखने में तो एसआई पहले एस लिखते हैं फिर आई लिखते हैं, क्योंकि वो फ्रेंच के अंदर वो बनाया गया है, फ्रांस के अंदर ये सब चीज़ें ये डिराइव हुआ था, तो वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसे करके वो बोलते हैं, मतलब उल्टा चलता है वहाँ पे ऐसा। पर मेनली यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, हम यहाँ पे इसको लिखते तो एस आई हैं, पर इसको बोलेंगे कैसे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो लिखते उन्हीं के तरीके से, पढ़ते हम अपना है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करके, ठीक है। खैर उसमें इतना जाने की जरूरत है भी नहीं। अब एसआई यूनिट के अंदर हमारे पास में यहाँ पे 7 बेस यूनिट्स हैं, वही जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ पड़ी थी उन्हीं की 7 हमने जो बेस क्वांटिटीज़ है उनको एक यूनिट डिफाइन कर दी। जैसे अगर मास को नाप रहे हैं तो मास की ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम। ऐसा यूनिट मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होगी। मेरे लिए 1 किलोग्राम का जो मीनिंग है वही एक दूसरा बंदा जो कि किसी और कंट्री के अंदर रहता है उसके लिए भी 1 किलोग्राम का वही सेम मीनिंग होगा। फिर लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ अपने पास में क्या होगी, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होगी। तो वही अगेन सेम हर किसी कंट्री के बंदे के लिए वो जो लेंथ की वो जो यूनिट ऐसा यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, वो मीटर ही वहाँ पे रहने वाली है। तो इस तरीके से पूरा ये सिस्टम चलता है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार यहाँ पे एसआई यूनिट जो हमने पढ़ा इसमें लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में। यार यही तो एमकेएस के अंदर था, तो ऐसा बोलो ना कि एमकेएस फॉलो करते हैं आज के टाइम पे हम। देखो ऐसा नहीं है, एमकेएस में 3 चीज़ें आ रही है यहाँ पे, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि लेंथ मास और टाइम, ये 3 चीज़ें आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो एसआई यूनिट के अंदर उन्होंने और बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया है। करंट को डिफाइन किया, टेम्परेचर को डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन किया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन किया। तो उसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर यहाँ पे आती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा एसआई यूनिट्स के बारे में। तो एसआई यूनिट्स के बारे में ज़्यादा अभी डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी वो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ की जो टेबल थी दिखी रही होगी यहाँ पे, सेम टू सेम वही टेबल यहाँ पे हमने इधर पे यूज़ करी है। तो अभी आज की वीडियो में तो हमने जो बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने यहाँ पे पढ़ा। बाकी अब नेक्स्ट आगे की वीडियोस में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो कि क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एक नया टॉपिक है। वैसे तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये चीज़ हम पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ दी गई है, तो फिजिक्स के अंदर भी हम पढ़ रहे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो।